अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाज़ अजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम है दी जर्नलिस्ट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर निसार मोराई की गिरफ़्तारी के हवाले से कि इनकी गिरफ़्तारी के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। क्या उज़ैर बलोच की तरह जो गिरफ़्तारी हुई थी उज़ैर बलोच की, वही यहाँ पर रिपीट तो नहीं होगा कि मीडिया में ख़बरें आती हैं, उसके बाद पस मंज़र में सारे मामला चले जाते हैं। एक और अहम नुक्ता ये भी है गुज़िश्ता चंद दिनों की डेवलपमेंट का कि आईजी सिंध को फ़ारिग कर दिया गया उनके ओहदे से। आईजी सिंध जिनके ऊपर पहले से बहुत सारे चार्जेस थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और फाइनली आईजी सिंध को फ़ारिग कर दिया गया, जो कि मंजूर नज़र थे सिंध गवर्नमेंट के। और सिंध गवर्नमेंट कोशिश करती रही आखिर तक कि उनको बचाया जाए, किसी भी तरीके से उनको ओहदे पर बरकरार रखा जाए, लेकिन फाइनली उनको फ़ारिग कर दिया गया। डॉक्टर निसार मोराई को गिरफ़्तार किया गया है। खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें बताएँ सकते हैं, कुछ नाम भी ले सकते हैं। ये खदशात किस हद तक दुरुस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी खौफज़दा है इससे, इस पूरे सिनेरियो पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे जनाब खालिद फ़ातमी साहब मारूफ एंकर पर्सन हैं, K21 से आपका ताल्लुक़ है। उससे पहले भी तज्ज़ियाकार के तौर पे अपेयर होते रहे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी गहरी नज़र रखते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं और बात करेंगे डॉक्टर निसार मोराई के हवाले से और आईजी सिंध के हवाले से। मेरे दूसरे मेहमान हैं अफजल बलोच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और डॉन ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है। अफजल बलोच भी गहरी नज़र रखते हैं सूरत हाल पे, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या मामलात ये होता देख रहे हैं फ्यूचर में। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। खालिद फ़ातमी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। फरमाइए, ये जो गिरफ़्तारी है डॉक्टर निसार मोराई की, किस हद तक ये धचका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, या पूरे इस हायरार्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं बिल्कुल इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। पीपल्स पार्टी के लिए तो ये जो धचका है या नहीं है, ये तो बाद में, ये पूरे सिस्टम को तबाह करने के लिए उससे बड़ा धचका है। क्योंकि देखें है क्या, बहुत गौर से देखें, सोचें। मैं इस पे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मोराई साहब सही हैं या गलत हैं, करप्शन के इल्ज़ाम सही हैं या नहीं हैं, आईजी साहब को सही निकाला गया या नहीं निकाला गया, लेकिन जो बहुत मैं महसूस कर रहा हूँ गुज़श्ता एक बरस से, वो ये कि फेडरल गवर्नमेंट या जो आपके सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उसको पूरे जिसको कहते हैं ना, रोटी पे जो काला जला हुआ दाग है, वो सिर्फ सिंध में नज़र आता है। मैं बार बार ख़ुद भी प्रोग्राम करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब दहशत गर्दी के हवाले से रेंजर्स का कराची में नाम आता है, तो मैं ये पूछता हूँ कि दहशत गर्दी चलती है पख्तूनख्वा से होती हुई पंजाब से, इस पंजाब, वहाँ क्यों नहीं आप रोकते हैं? आप बिल्कुल मवेशियों की तरह सारे जराइम पेशा को हका के लाते हैं कराची। उसके बाद अच्छा, खैर वो चूँकि अलग सब्जेक्ट है। मोराई के हवाले, डॉक्टर आसिम को आपने पकड़ा, अभी तक नहीं पता है क्या हो रहा है। इससे हट के अगर उसके पैरेलल जवाबी तौर पे देखें तो सौलत मिर्ज़ा ने जितने लोगों के नाम लिए, उसमें बड़े ओहदे पे बराजुमान हैं, आप टच भी नहीं कर रहे हैं उनको। तो मैं हमेशा कहता हूँ रेंजर से भी, आर्मी से भी, हुकूमत से भी, कि जब तक इंसाफ सब के लिए बराबर नहीं होगा, MQM आप देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब तशरीफ़ लाएँ, उनके साथ जो 4-5 लोग उनके नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही। तो महसूस ये हो रहा है कि कोई ऐसी ताकत ज़रूर है जो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी खौफज़दा नहीं, बल्कि वो ये खौफज़दा हैं कि ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी सच में ग्राउंड पकड़ ले। अच्छा, ये मुझे बताइए, देखिए आप बात कर रहे हैं कि हका कर सारे जराइम पेशा या दहशत गर्दों को आप पाकिस्तान के किसी कोने से भी कराची ले आते हैं, उसके बाद ऑपरेशन कर। मुझे आप ये बताइए कि क्या आईजी सिंध को हका कर लेके आए? क्या उनके ऊपर जो करप्शन के इल्जाम हैं वो जानबूझकर फेडरल गवर्नमेंट ने या एजेंसीज ने डाल दिए? नहीं, सर मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। या ये बता दीजिए कि जिस तरह की सूरत हाल डॉक्टर निसार मोराई के हवाले से जो बातें आ रही थी, जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट उसकी करप्शन के हवाले से आ रही थी, क्या वो सारी बातें जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने डाल दी या एजेंसीज ने उनको पर डाल दी? वो तो रियलिटीज़ हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये जब ये बात होती है इनके हवाले से, तो आप ये क्यों कहते हैं कि ये सारी जो है एक साजिश हो रही है या सिंध? नहीं, मैं साजिश नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम को आप ड्रिल कर देखिए है क्या। मैं आपको तो आपके ख्याल में दुनिया में और कहीं करप्शन नहीं होती? आपको पता चल जाए कि आपका बेटा किसी बुरे काम में मुलव्विस है, तो उसका तरीक़ा ये नहीं है कि महल्ले में उसे खड़ा करके आप बेइज्जत करें, उसका तरीक़ा है कि कमरे में बोले। देखिए, कभी आपने गौर किया, मैं बहुत सख्त हूँ सिस्टम के मामले में, और पाकिस्तान के बारे में भी जब बात करता हूँ इसी पे करता हूँ।
अयूब खान ने सबसे पहले 300 लोग फारिग किए क्योंकि उसने कहा ये बड़े ख़तरनाक लोग, ये सिस्टम बना रहे हैं। ये खां उन्होंने फारिग किया। भुट्टो साहब ने भी यही हिमाकत की जिसकी सज़ा वो खुद भुगत रहे। ये आईजी आए कैसे यहाँ तक, कौन सिस्टम लेके आए? ये मोराई साहब आए कैसे? जब ये बुलंदी पे आसमान पे पहुँच गए तो आपको इनकी खामी, वो सिस्टम जिसने इनको यहाँ तक पहुँचाया वो ज़्यादा काबिल मज़म्मत है बनिस्बत उस आदमी के। देखिए ना, जिस स्कूल ने चोर बनाया वो ज़्यादा काबिल मज़म्मत चोर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लूँ। अफजल बलोच साहब, ये गिरफ्तारी निसार मोराई साहब की, उनके हवाले से जिस तरह की खबरें करप्शन के हवाले से, उनकी कुर्बत के हवाले से भी बड़ी खबरें आती नहीं कि जरदारी साहब से उनकी कुर्बत है, या पीपल्स पार्टी के और अहम ओहदेदारों के हवाले से, चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से उनकी कुर्बत है। क्या सच्चाई क्या आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से निसार मोराई की जो गिरफ्तारी है वो सिंध की रूलिंग पार्टी पर बिल्कुल असरअंदाज होगी। इनकी गिरफ्तारी से इनके सीनियर जिन्होंने इनको अपॉइंट किया, जिन्होंने इनको प्रमोट किया और जिन्होंने इनको फ्री एंड दिया कि करप्शन करें, उन सबको धचका लग चुका है, परेशान है। कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के किसी लीडर ने कहा था कि इन पर काफ़ी आसमानी बिजली गिर पड़ी है। वो गलत नहीं है, सही कह रहे हैं। निसार मोराई जो है वो दस्ते राज थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरशिप के, जो चला रहे हैं, जो डोरे हिला रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं कहीं और से बैठ के। चीफ मिनिस्टर की फ्री हैंड नहीं है निसार मोराई की। मैं समझता हूँ कि उनके अपॉइंटमेंट से चीफ मिनिस्टर खुश नहीं थे, लेकिन उनको लाया गया, प्रमोट किया गया और फ्री हैंड दिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पहले ये दोस्त थे, उनसे स्प्लिट हुआ जरदारी साहब का, लड़ाई झगड़े हुए, टेलीविज़न इंटरव्यूज़ हैं, उनके खिलाफ एक कैंपेन चली जरदारी साहब के खिलाफ। उसे काउंटर करने के लिए निसार मोराई साहब को ऑब्लाइज करने के लिए फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन बना के फ़िशरीज़ में रखा गया। और मैं खुद, क्योंकि बेसिकली मेरे रूट्स हैं वो लियारी से हैं, और मुझे मालूम है कि इस शख्स ने जो करना था उसको कर दिया, लेकिन जो अपने पीछे एक मुसीबत खड़ी कर दी है गरीब मिस्किनों के लिए। और हमारे रिस्पेक्टेबल फिगर हैं सेठ दीदक, उनके बेटे को उन्होंने पकड़ के बंद किया। इन्हीं के चक्कर में गैंग वार के भी असरात पड़े, मोराई के भी असरात पड़े। खुला टुला खबरें तो ये आ रही हैं कि हर महीने ये 35 करोड़ रुपए ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? और कुछ खबरें ये भी आई कि ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ ले जा रहे थे दुबई, थ्रू शिप पकड़ा गया। ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पे इसके बिल्कुल नेगेटिव असरात पड़ेंगे। वो डिफेंसिव हो गए। और कल जो जरदारी साहब का स्टेटमेंट है कि मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगी और मैं दफन होऊंगा तो पाकिस्तान ही आऊँगा, और पाकिस्तान वो आएंगे, इनकी गिरफ्तारी से यकीनन उन पर असर पड़ेगा। और वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का बयान पढ़े, वो भी इससे काफ़ी, मैं समझता हूँ गिरफ्तारी के बाद से वो। अच्छा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से तो खुद उनकी कुर्बत थी निसार मोराई साहब बहुत की, ज़्यादा। उसको आप कैसे माइनस करेंगे? फिर एक नेक्सस तो था उनके साथ। बिल्कुल। और यकीनन इनके बयानात की रोशनी में काफ़ी लोग पकड़े भी जाएंगे। और इनसे पहले जो गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद खान चाचड़ वगैरह, वो जो है मोहम्मद खान चाचड़ की गिरफ्तारी कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है। वो तो पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने के लिए, लीडरशिप को परेशान के लिए काफ़ी। अच्छा, जैसा कि खालिद फातमी साहब ने कहा कि ये पूरा सिस्टम जो है उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि आप ये जो सारे लोग ऊपर आते हैं वो सिस्टम के थ्रू आते हैं। एक निज़ाम है आपके यहाँ करप्शन का, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं, ऊपर तक पहुँच जाते हैं। जब ऊपर पहुँच जाते हैं तो आपको एतराज़ शुरू हो जाता है। किस हद तक ये इनका पॉइंट दुरुस्त है? देखिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये लोग, देखिए करप्शन को ब्रीड कौन कर रहा है? सवाल ये पैदा कि ब्रीडिंग ग्राउंड कौन बना रहा है और डेवलप कौन कर रहा है? करप्शन को प्रमोट कौन कर रहा है? टॉप टू लोअर आपकी सोसाइटी की पूरी सोसाइटी, स्पेशली इस दौर में जो चीफ जस्टिस का बयान गुज़श्ता दिनों आया कि अच्छे और बुरी की तमीज़ हमारे माशरे में नहीं रही, उसका एक हिस्सा है, उस सिस्टम का हिस्सा है। प्रमोट किया गया है, बुलाया गया है कि बैठें, कमाएं और हमें दें। ठीक है ना? निसार मोराई ने बेड़ा गर्क कर दिया फिशरीज़ का। उसके साथ जो मुसीबतें कड़ी करके गए उस सेठ दीदक के बेटे के लिए, दिल मुराद बेचारे मिस्कीन शख्स हैं, उनको पकड़ा गया है। और सईद बलूच साहब को पकड़ा गया है, उसके बैकग्राउंड में तनाजुर में पकड़ा गया है ना। ये तो मैं तो रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल साहब से कहूँगा कि भाई आप इसकी प्रॉपर तहकीक करें और इनके दीदक सेठ के बेटे। ठीक है, जनाब खालिद फातमी साहब, ये फरमाइए कि इससे पहले भी गिरफ्तारियाँ हुई, आपने खुद 2-3 के नाम तो लिए, और इससे पहले उज़ैर बलोच को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि
सूरत हाल चेंज होगी, बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, कुछ नहीं आया सामने। तो अब इसको कैसे आप इस एंगल देखिए, से बात ये है कि इसमें से किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा, ये तय बात। मैं फिर आपसे यही कह रहा हूँ कि जब तक आप ऑनेस्टली, देखिए है क्या, एक पूरा थॉट है, थिंक टैंक बैठा हुआ है जिसको ये साबित करना है कि इस मुल्क में डॉक्टर चोर है, वकील चोर है, जज चोर है, सियासतदान चोर है, ब्यूरोक्रेट चोर है। तो आखिर क्या किया जाए? अब ये है सारा फ़लसफ़ा जिसके पीछे काम कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मोराई साहब के बारे में जो इन्होंने कहा, इनसे ज़्यादा मुस्तनद मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये इसी फील्ड के आदमी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई, जब आप एक इंस्पेक्टर से आईजी बनाते हैं 20, 25, 30 साल में, एक आदमी को मोराई तक लाते हैं ऊपर तक, तो उस वक्त सोते रहते हैं आप और अचानक आपकी नींद टूटती है। अच्छा, एक मिनट ये भी मैंने मान लिया कि अच्छा भाई पहली बार हम जागे और सच में क्लीन अप कर, नहीं, हम जब देखते हैं दूसरी तरफ के लोगों को कि आप दो मुजरिमों में से एक को पकड़ के दूसरे के खिलाफ गवाही दिलवा के एक को माफ़ करते हैं, तो इसके मतलब आप मुआशरे में अमन नहीं चाहते हैं, बल्कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि एक ख़ास ताकत इस मुल्क पे हुकूमत करती रहे, ये तासुर दिया जाए कि पूरा मुल्क चोर बदमाश हो। मैं छोटी सी बात, ज़ाहिर हम जुडिशरी के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल हमें इजाज़त नहीं, लेकिन आप कभी गौर कीजिए कि हर शख्स अपने अहाते से बाहर निकल के, छोटी सी बात बताऊं, इन्होंने अभी कहा कि सब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इस मुल्क के हीरो थे, हज़ारों आदमी उनके जुलूस में थे, बेटे के मामले में आके कहाँ ठप हो गए, कहाँ गए? अच्छा ठीक है, मैं मज़ीद बात करता हूँ इस पर। नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर है हमारे साथ अब्बासी साहब, जो हमारे ताहिर अब्बासी, जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर निसार मोराई के हवाले से इनके पास कुछ तफसीलात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब ताहिर अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, फर्दर इन्फॉर्मेशन या फ्रेश इन्फॉर्मेशन मोराई साहब के हवाले से? बिल्कुल आगे साहब, ज़राए इस बात की बावजूद ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि रेंजर्स इंटेलिजेंस जो है वो आज दोपहर डॉक्टर निसार मोराई, जिस पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, न कि सिर्फ अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, बल्कि तबका माफिया की सरपरस्ती, गैंग वॉर को काले धन में से हिस्सा देना, न कि सिर्फ गैंग वॉर बल्कि एक सियासी जमात के मरकजी हाउस को जो है वो लाखों रुपए जो है वो रोजाना की बुनियाद पर पहुंचाना। इसके अलावा कत्ल के भी 2 केसेज हैं। ये तमाम तर वो चीजें हैं जो कि सईद बलोच, सलीम दिकिक, मीर बख्श, वसीम और कमर सुल्तान सिद्दीकी, जो वो उनके वाइस चेयरमैन थे, उनकी तमाम तर जो बयानात हैं उनकी रोशनी में जो है ये तमाम तर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिसका बाकायदा तौर पर आज जो है वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया गया है। आज उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया गया है, बावसूख ज़राए ने इसकी तस्दीक कर दी है और उनकी अहलिया सीमा मोराई ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि कल जो है वो उन्हें इस्लामाबाद से जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों में तहवील में लिया था और उसके बाद वो उन्हें अपने हमरा ले गए थे। जो ज़राए हैं वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि डॉक्टर निसार मोराई से जो इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात जो सामने आई है उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि बिल्कुल फिशरीज के लिए टास्क उन्हें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जो कि उस वक्त के वफाकी सूबाई वज़ीर दाखिला थे, उनकी जानिब से दिया गया था और आसिफ अली जरदारी साहब के इंतहाई करीबी दोस्त वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पुल के जरिए ही बने थे। जो 80% जो धन हाउस के हवाले से बताया जाता है उसकी भी जो है वो ज़राए तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन उसकी तहकीकात में मजीद 30 से 25 दिन का अब्बासी, ताहिर अब्बासी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है कि निसार मोराई साहब जो मुल्क से बाहर थे, अचानक वो इस्लामाबाद कैसे पहुँच गए और वहाँ से गिरफ्तार कैसे हो गए? साहब बिल्कुल ना कि वो खुद पहुंचे हैं, बाकायदा उन्हें प्लानिंग बुलाया गया है, उनको जो है वो कानूनी गवाह के तौर पर जो है वो इस वक्त जो है वो एजेंसियों का साथ दे रहे हैं। मुकम्मल तौर पर जो हसास इदारे हैं जो कि उनकी तफ्तीश कर रहे हैं, उन्होंने हमें जिस बात का भी जो है वो बताया है कि जो कि सईद बलोच और सलीम दिदिक हैं, इन्होंने खास तर जो कि इनके करीबी साथी भी बताए जाते हैं, इन्होंने जो है वो कई ऐसे बयानात दी हैं जिसकी रोशनी में निसार मोराई से जो है वो तहकीकात की जा रही है। निसार मोराई के साथ जो है वो कानूनी गवाह के तौर पर उसे यहाँ रखा जाएगा और 25 दिन का वक्त जो है वो ज़राए बता रहे हैं कि 25 दिन में तहकीकात मुकम्मल तौर करके बाकायदा तौर पर जो है वो चार्जशीट जो है वो निसार मोराई के खिलाफ जो है वो जमा कराई जाएगी। अच्छा, एक खबर अखबार में आज छपी है, गालिबन वो जंग अखबार में है, और उसमें ये कहा गया है कि निसार मोराई का जो कराची का रेजिडेंस है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है या उसको घेरे में ले लिया है तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने। ये क्या खबर है और इसमें तफसीलात क्या हैं?
रियासत जिस वक्त खुफिया तौर पर तहकीकात शुरू की गई थी और उस वक्त के जब कराची ऑपरेशन में पेशरफ्त होती जा रही थी और जब उस वक्त साझेदारों ने जो है वो जो कराची ऑपरेशन के कप्तान थे उन्हें इत्तलात दी थी, ये भी जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि निसार मोराई को जो है वो खुफिया इत्तलात मौसूल हुई थी और उसके बाद वो पाकिस्तान से कनाडा फरार हो गए थे। उसी दौरान इनकी तमाम तर जो जायदाद थी उसे जो है वो कब्जे में ले लिया गया था और उनके जो करीबी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बताए जाते हैं कमर सुल्तान सिद्दीकी, उन्हें हिरासत में लेकर उनसे मजीद जो तफ्तीश की गई थी उसके बाद निसार मोराई की पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस पर बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू कर दी गई थी। लेकिन मजीद 20 से 25 वक्त दिन ऐसे अहम होंगे जिसमें अहम तरीन इंकशाफात जो है वो सामने आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी आपका। ये ताहिर अब्बासी की बात सुन ली अफजल बलोच साहब। मैं अगेन वो सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि निसार मोराई डिसअपीयर थे, बिल्कुल जो स्क्रीन था उससे गायब थे और उसके बाद अचानक वो अपेयर हो गए, क्या मामला क्या है? ये मामला है कि इनको कुछ इतलात ये कि इनको बैरून मुल्क किसी मुल्क से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाया गया और यहाँ असास इदारों के उनको हवाले किया गया था। उनसे ख़ास तौर पे इस बात की भी तफ्तीश की जाएगी कि जाम खान शोरो जो मिनिस्टर फॉर फिशरीज़ हैं उनके साथ उनके क्या कॉन्टेक्ट थे, क्या ताल्लुक़ थे, क्या मरासिम थे। उसके अलावा सिकंदर शोरो जो MP हैं मौजूदा हुकूमत में, उनको भी उनके भी हवाले से इनको गुफ्तगू की जाएगी, पूछा जाएगा इन्वेस्टिगेट। प्लस इनको ये भी पूछा जाएगा कि सुपर हाईवे पे इन्होंने अरबों रुपए की ज़मीन जो कब्जा करके रखे थे वो किसके कहने पे किए थे, इस हवाले से भी इससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि सिर्फ सलीम दीदक को वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे बल्कि तफ्तीश में, बल्कि मोहम्मद खान चाचर जो इस वक्त कस्टडी में हैं इनके इदारों के, उनसे भी पूछा जाएगा। कुछ ऐसे पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं सेंसिटिव, उनके हवाले से भी पूछा जाएगा। ये मामला बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली इस हुकूमत के लिए मज़ीद की पेचीदगियाँ पैदा करेगा। ठीक है, खालिद फातमी साहब, ये सूरत हाल जो है आपके सामने, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि पंजाब में भी उसी तरीके से करप्शन हो रही है जिस तरीके से मुल्क के दूसरे इलाकों में हो रही है। मीडिया ये कहता है, लोग ये कहते हैं। अब ये करप्शन जो पंजाब की है वो इतनी पोशीदा और छुपी हुई क्यों है कि जो एजेंसीज़ को नज़र नहीं आती, और कराची में इतनी ओपन अप क्यों है कि सबको नज़र आती है, सब कराची और सिंध की बात करते हैं? इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि बदकिस्मती से 68 साल के बाद भी पाकिस्तान मुल्क नहीं है, अभी तक 4 सूबों 5 सूबों का एक कॉन्फेडरेशन टाइप की इकाई है। मतलब जिसमें हम आज भी हम ये कहते हैं ये पंजाब से हैं, ये सिंध से हैं, ये पख्तून से हैं, ये उर्दू बोलने वाले महाजन हैं, ये सबसे पहले बेहुदा नारा हमने यहाँ लगाया और उसकी सज़ा आप भुगत रहे हैं। बात ये है कि ये भी तय है कि जैसे आप कहते हैं भाई कराची में रेंजर्स है, दूसरी जगह क्यों नहीं है। सवाल ये है कि कराची में हर दिन अरबों रुपए का हिसाब किताब है, बाकी किसी शहर में नहीं है। तो ये एक सोने की चिड़िया है जिसको हर आदमी लूटने के लिए आ रहा है, वेदर ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हों चाहे वो सियासतदान नहीं। सर मेरा सवाल ये है कि क्या करप्शन जो पूरे मुल्क पंजाब में है या नहीं, मेरा सवाल ये कि वो क्या है, तो वो तो ठीक है, क्या वो इतने सलीकामंद हैं कि करप्शन में ऐसे करप्शन करते हैं कि नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सबको पता है। लेकिन सवाल ये कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधे कौन? जो आदमी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है उसी का दूसरा कदम वहाँ बैठा हुआ है। देखिए यही बहुत बड़ा फ़र्क, इसी में हमने बांग्लादेश खोया है और इसी में मैंने जो आपसे पहले कहा ना कि सारी बातें आपकी सही, मुझे एक भी शुबह नहीं है कि मुराई की करप्शन में, जाहिर है पूरी दुनिया जानती। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई आपको बुराई सिर्फ एक खित्ते में नज़र आ रही, एक बात, और दूसरी बात ये कि अगर ये बुरे लोग हैं तो फिर कौन सा नाकारा सिस्टम है जो प्रमोशन देते देते यहाँ उस सिस्टम को तब्दील करे, आदमी को ना तब्दील। भाई सवाल ये इंडिया में क्यों नहीं हो जाता है इतनी बेहूदगी? 28 से ज़्यादा ज़ुबानें, 30 से ज़्यादा उनके यहाँ सूबे हैं, शक्लें अलग है, कल्चर अलग है, खाना पीना अलग है, ज़ुबान अलग है, लेकिन नहीं है क्यों? अच्छा वो भी ये नहीं है कि आसमान से उतरे हुए, वो भी करप्ट लोग हैं, हमारी तरह हैं, अब सदियों 2000 साल से हम साथ थे। बात ये है कि आपने जान के सिस्टम ऐसा बना, आज भी जो लोग जो सफाई कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने एक सिस्टम बनाया, इसमें हम जिसे चाहेंगे साइड कर देंगे, जिसे चाहेंगे छोड़। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं अफजल नदीम डोगर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ से और जंग ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अफजल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर निसार मोराई के हवाले से आज आपकी बाईलाइन एक ख़बर छपी है रोज़नामा जंग में कि उनके घर को सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है, कॉर्डन कर लिया गया है, क्या तफसील क्या है इस हवाले से? ये तो खबर तो आज छपी है ये, लेकिन चूंकि ये रूपोश थे और मुल्क से बाहर भी थे बीच में,
और इसके अलावा जो है वो उस वक्त कोई इनका फॉलोअप नहीं किया था। ये तो जब इनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद मैं कल इनके घर पे गया तो मुझे वहां हैरत हुई कि मैं इनके घर के गार्ड और इनके जो पुलिस एहलकार थे उनसे ही मैं 29 स्ट्रीट पे खड़ा हुआ पूछ रहा था कि डॉक्टर निसार मुराई का घर किस तरफ को है। तो जब उन्होंने इंकशाफ किया कि जहां आप खड़े हैं यही उनका घर है, मैंने कहा तो आप कहाँ? बोले ये सामने वाला घर उनका है, हम उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं। तो वो पुलिस थी और पुलिस के लोग थे, 1-4 की नफरी, जो हमारी इस्लाह में इसको एक सरबराह होता है उनका नफरी का, और 4 उसके साथ एहलकार होते हैं। तो ये 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और इसमें इनकी शिफ्ट चेंज होती है हर 12 घंटे बाद। तो ये उनको नफरी मिली हुई थी। यही नहीं बल्कि बहुत सारे और जो सिंध के जो मफरूर और मतलूब और करप्शन और मुख्तलिफ किस्म की उसमें मुलव्वस लोग हैं, उनको भी ये सारी चीजें जो आज मैंने मालूमात की तो इंकशाफ हुआ कि उनको भी ये सारी कुछ मिली हुई है। निसार मुराई भी एक उसका तुक्का तो नाम ऐसे आ गया कि हम लोग वहां गए हैं। अच्छा, ये निसार मोराई के लिए स्पेशल आपने कहा कि और भी दूसरे लोगों के लिए सिलसिला, ये निसार मोराई को कब और कहां से गिरफ्तार किए गए, इस हवाले से है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ, ये जब ये यहाँ गुज़िश्ता साल मार्च में ही एक ऑपरेशन पहले तो चल रहा था 2-3 साल से, तो लेकिन इसमें काफी कड़ी सिचुएशन जब शुरू हुई जिसमें हुकूमत के से अलावा जो पाकिस्तान आर्मी और दीगर लोग इन्वॉल्व हुए, तो उसमें जब सख्त इंतजाम तो ये लोग वहां से भाग गए थे, छोड़ दिया था इन्होंने वहां से, क्योंकि इनकी गिरफ्त वहां हुई थी, इनके साथ के लोग पकड़े गए थे। एक पूरा केस में जो मरकजी मुलजम थे वो वहां से गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद ये मुल्क से फरार हो गए। और ये कहा यह जा रहा है कि ये जो है वो पहले दुबई, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों में रहे, फिर उसके बाद ये 5 मार्च को पाकिस्तान वापस आए थे। शायद इनको कोई गारंटी दी गई थी किसी एजेंसी या किसी इदारे की तरफ से, जिसके बाद इनको कहा कि आप आके अदालतों का सामना करें। ये गुज़िश्ता रोज फिर गए थे सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत पुलिस गिरफ्तारी के लिए, जो इनकी फैमिली जराए हमें कहते हैं। और ये गिरफ्तारी, अब इसको हम मकसद अपने तौर पे ही हम इनको गिरफ्तार कह रहे हैं कि उनकी फैमिली ने क्लेम किया है या हमारे सोर्सेज ने क्लेम किया है, तो इस हवाले से हम इनको गिरफ्तार कह रहे हैं। वैसे ऑफिशियली अभी ये अरेस्ट नहीं है। मकसद अगर हम कहें कि कोई इनका 90 दिन का जो रिमांड होता है वो लिया जाए या इनको दूसरे तरीके से हम कहें कि गिरफ्तार है, तो ऑफिशियली गिरफ्तार नहीं है। अच्छा, हम अपने तौर पर इनकी फैमिली या जो उनके लॉयर्स हैं उनके जरिए से हम ये कह रहे हैं कि ये गिरफ्तार किया गया इनको। अच्छा, ये बताइए कि ये गिरफ्तारी जो अभी आप कह रहे हैं कि इसमें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है, क्या इसमें कुछ ऐसे इंदिया मिल रहा है, कोई ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि ये वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, या इस तरह की कोई इशारे मिल रहे हैं आपको? नहीं, वादा तो वहां होता है ना कि जहां कोई एक बात हो। अभी तो इनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चौड़ी है, जो इन्होंने खुद बतानी है चीजें, और अभी तो इनसे जब ये शुरुआत हुई है तो चीजें कुछ खुलना शुरू हुई हैं। फिशरी के असल मामलात हैं इनके ऊपर, जो करप्शन के हैं, कुछ मर्डर के जो केसेस थे उस हवाले से भी इनसे पूछगुछ की जानी है। और खास तौर पर इनके ऊपर जो करप्शन है सबसे बड़ी वो ये है कि इन्होंने फिशरी के हवाले से है कि इन्होंने वहां पे तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए माहाना वहां पर जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे ये लोग इलीगल, और उसके बाद उसको जो है वे कराची के एक बड़े घर तक पहुंचाया जाता था। और इसी तरीके से वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट हुई गैंगवार के लोगों की, तकरीबन 300 के करीब लोगों को वहां इन्होंने एम्प्लॉय किया, जिसमें से 40 की लिस्ट हमने निकाली थी जो डायरेक्टली उजैर जान बलोच के अपने कारिंदे थे उनके, जिनको ये लोग वो करते थे और वो ड्यूटियां भी नहीं देते थे, उनको तनख्वाह मिलती थी। तकरीबन 200 के करीब एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट निसार मुराई के उसमें आती थी जो इन्होंने वहां पर की, और उनको तनख्वाहें फिशरी से मिलती थी। भत्ता और दीगर जो मराद और सारी चीजें थी वो इसके अलावा थी। अच्छा, ये उजैर बलोच को इससे कबल गिरफ्तार किया गया था, उसके ताल्लुक से भी बड़ी खबरें आ रही थी, इंकशाफात की बात हो रही थी, बड़े इंकशाफ होंगे, इनको भी गिरफ्तार किया गया, इंकशाफात की बात हो रही है। वो जो बातें हैं, क्या बस ये मीडिया के लिए खबरें होती हैं, मौजू होती हैं, या इससे आगे की कोई बात आपको नजर आ रही है? अभी तो सारी मीडिया शोशा है, जिसे हम शोशा इसलिए कह रहा हूं मैं इसको कि मीडिया के हद तक की सारी चीजें होती हैं। जब इनको 16-17 के करीब और भी लोग हैं सिंध हुकूमत से जो जिनके जो सरकर्दा लोगों से वाबस्ता हैं, उनकी वो भी डिटेन हैं एजेंसीज के पास, और उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके इंकशाफात या उनकी फाइलें जो बन रही हैं उस हवाले से जब ये एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं, वक्त आएगा तो उस वक्त ये सारी मेरा ख्याल सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है जो खौफ और मुख्तलिफ किस्म की जो फजा हम यहाँ देख रहे हैं ना सिंध हुकूमत में, या जो सिंध के अंदर
खुलबली मची है वो निसार मुराई एक बहुत अहम शख्सियत मुझे लगता है, क्योंकि उज़ैर बलोच जब पकड़े गए थे उस वक्त भी कोई इतनी ज्यादा वो नहीं हुई थी, इसी तरीके से डॉक्टर आसम के हवाले से भी वो नहीं हुई थी, लेकिन निसार मुराई के हवाले से काफी खौफ और रास और मुख्तलिफ किस्म की फिजा हम देखने में आ रही है। अच्छा, आईजी सिंध के हवाले से क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, जानते हैं चीज़ों को, ये जो 2 धचके एक साथ सिंध गवर्नमेंट को लगे हैं और आईजी सिंध के धचके को किस तरह देख रहे हैं आप, कहाँ जाकर इसके असरात पड़ेंगे? आईजी सिंध तो जाहिर है हुकूमत पे तो इसका इतना नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी उन्होंने अपने आप की कुर्बानी देते थे, वो अपने हालात की कुर्बानी देते थे, वो बराह रास्त जो थे उसमें थे। अब जो नए आए हैं जो आईजी सिंध जो मुकर्रर किए हैं, गो के बड़ा उनका नाम है ईमानदारी और उसके हवाले से, लेकिन मैं बताऊं कि मेन इसमें कि इनकी भी जो किसी तरीके से आज जो हमारे पास इतलात आई हैं 8 तारीख को इन्होंने भी बाकायदा तौर पर उन्हीं हालात के तहत जो है वो वहां वो आए हैं, उन्होंने कुछ हुकूमत से वादे किए हैं, हुकूमती शख्सियात से वादे किए हैं, इनसे जो खास तौर पर कहा गया है कि बहुत सारे मामलात की बात हुई है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उसमें कुछ चीजों को वो नहीं करेंगे, जिसके बाद इनको वो किया गया है। उनका कायदा तौर पर 8 मार्च को जो हमारे साथ चीजें आई हैं, 8 मार्च को आईजी जो नए आए हैं इन्होंने मुलाकात की थी सिंध की अहम खातून जो हैं सियासी हवाले से भी या किसी हवाले से भी उनसे मुलाकात की थी। वहां इन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे एक अंडरटेकन हुई है कि भी हम इन चीजों को आप नहीं छेड़ेंगे, ये चीजें वो होंगी जिनके ऊपर आपने काम करना होगा, ये होंगी जिनको आपने टच नहीं करना। आप ये कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग के तहत, आप ये कह रहे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग के तहत, आप ये कह सकते हो उस इंटरव्यू के बाद इनको कहा गया कि अब आप जाकर जो है वो चार्ज ले लें। आप ये कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग के तहत, ऑर्डर के तहत आज इन्होंने चार्ज लिया और दिखावे के तौर पे पहली मुलाकात जो इनकी हुई है वो वजीर आला सिंध से हुई है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल लतीफ़ डोगर साहब आपका आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जारी है, हम बात करें डॉक्टर निसार मुराई के हवाले से और आईजी सिंध के हवाले से। जो साबका आईजी सिंध थे गुलाम हैदर जमाली, उस ताल्लुक से भी हम थोड़ी सी बात की। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, मज़ीद इस पर गुफ्तगू करें। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, हमारी बात हो रही है डॉक्टर निसार मुराई के ताल्लुक से, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से और आईजी सिंध के हवाले से हमने बात की और अफजल नदीम डोगर साहब ने ब्रेक से कबल एक बीपर दिया, उस ताल्लुक से हम बात करते हैं। जनाब अफजल बलोच साहब, अफजल नदीम डोगर के बीपर पे क्या कहते हैं आप, क्या जो बातें उन्होंने की किस हद तक वो दुरुस्त हैं? ये बात कही कि ये जो नए आईजी साहब आए हैं वो भी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं। मैं इसमें ये मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ कि आईजी साहब जो है वो सिंध की पुलिस के लिए नहीं बल्कि सिंध के ब्यूरोक्रेसी के लिए दर्द सर बन चुकी थी। जो मेरे ज़राए हैं, जो मैं देख रहा था जी, आईजी साहब ये अपने गुलाम हैदर जमाली साहब, सिंध की ब्यूरोक्रेसी के सारे करता धरता, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी सर्विसेज और बाकी लोग जो कोर्ट को अटेंड करते थे, उनका ये व्यू था, जो मैंने खुद सुना है उनको, वो ये था कि आईजी साहब के यानी जमाली साहब के जाने से 50% जो प्रेशर है कोर्ट का वो वैसे ही कम हो जाएगा। और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे, उन्हीं के बार बार के असरार पे आईजी साहब को ये गुलाम हैदर जमाली इस गवर्नमेंट के लिए बेहतरीन चॉइस थी, उसको हटाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन नेमुल बदल के तौर पे इनको बाद में एडी ख्वाजा को लाया गया। यकीनन यहाँ तो इस सूबे में कराची जैसे शहर में एक आईजी तो बहुत बड़ी बात है, एक एसएचओ को भी जो खातून पावरफुल खातून है उनकी मर्ज़ी के बगैर किसी एसएचओ को भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते। ये कराची गोल्ड माइन है, चाहे पुलिस हो, चाहे लैंड ग्रैबिंग हो, चाहे रेती बजरी हो, कराची हैज़ बिकम अ गोल्ड माइन। यहाँ से पैसा रोज़ाना अरबों निकलता है और कहाँ जाता है सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है। तो अफजल नदीम साहब जो लोगों ने जो बात कही थी कि ठीक है उनकी अंडरस्टैंडिंग है और अंडरस्टैंडिंग होगी, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात उनका के दिखावे के तौर पे होगी, लेकिन ये कि खुद सिंध की ब्यूरोक्रेसी भी चाहती थी कि किसी तरह से ये आईजी साहब चले जाएं, ताकि क्योंकि बातें खुल रही थी पोस्ट मतलब सिपाहियों के रिक्रूटमेंट के हवाले से 9,000 10,000 जितने भी भर्ती हुए, उसमें आज की रिपोर्ट ये कि 2 अरब से ज़्यादा रुपए इन्होंने कमाए। 21 करोड़ रुपए आए इन्वेस्टिगेशन विंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए पुलिस के डिपार्टमेंट को, वो पैसे गायब हो गए। ठीक है, जनाब फातमी साहब आप ये बताइए कि क्या एक आदमी जिसके ऊपर मुतादिद मुकदमात हों उसका आईजी की पोस्ट पर बरकरार रहना, काफ़ी अर्से तक बराजमान रहना, बावजूद उसके खिलाफ केसेस हैं,
किस हद तक ये दुरुस्त है किसी तहजीब याफ्ता माशरे के लिए आपके? सारा झगड़ा वही है, इसी पे मैं बात करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि आप आईजी साहब अच्छे थे, मैं तो ये कहता हूँ कि ये यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए पहले भी मैंने यही बात की। अब आप देखिए इस वक्त भी जो सारा जोर है ना, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी कमज़ोर कर दी जाए, नहीं इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी आउट ऑफ कंट्रोल है, एमक्यूएम आउट ऑफ कंट्रोल है। एमक्यूएम को माइनस अल्ताफ़, पीपीपी को माइनस जरदारी, बिलावल को सामने लाया जाए, इधर मुस्तफ़ा कमाल के और नौजवानों को लाया जाए, और फिर एक 30 साल के लिए ऐसे बच्चे हों जो हमारे कहने पे चले। ये सारी कहानी है। अच्छा ज़ाहिर है बिलावल को दुश्वारी हो रही क्योंकि फरियाल तालपुर भी बैठी हूँ, सारे लोग। मैं कहता हूँ महज़ब दुनिया में, अच्छा महज़ब दुनिया चले छोड़ दें, क्योंकि आप कहेंगे जी हम तो वहाँ नहीं जा सकते। भाई बांग्लादेश आपके पास है, श्रीलंका आपके पास है, इंडिया आपके पास है, नेपाल आपके पास है, ये तो छोटे छोटे ममालिक हैं ना। वहाँ क्या आसमान से उतरे हुए लोग? देखिए हमारे यहाँ करप्शन है नहीं, करप्शन के लिए थिंक टैंक है जो काम कर रहा हर वक्त, ठीक है, कि हाउ टू मेक द होल सोसाइटी करप्ट। इसमें अच्छा, और इसमें को जो पकड़ रहा है वो भी चोर है, जिसको पकड़ा जा रहा है वो भी चोर है। सिर्फ कंपटीशन ये कि इस वक्त मेरा हाथ इनकी गर्दन तक ज़्यादा आसानी से आ रहा है, तो मैंने इनको, कल ये मुझे पकड़ लेंगे। क्या इनके पकड़, जैसे छोटी सी मैं एक जुमले में बात करता हूँ कि 2 तरीक़ा होता है। जो बादशाहत में जो तरीक़ा है वो ये कि यार 5 बड़े जो है ना बदमाश मेरे बागी, इनको मार दो, लोग ठंडे पड़ जाएंगे। नहीं, डेमोक्रेसी में ये नहीं चलता है। आप एक क्या 5 मोराई पकड़ के लटका दें, कोई फ़र्क नहीं पड़े। आपको ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल जो निचली सतह है, यहाँ से सफाई शुरू करेंगे, इस यकीन के साथ कि 15 साल लगेगा। 15 साल के बाद जो जनरेशन आएगी वो साफ़ होगी, यानी KG1 से हम। और उसके लिए क्या है, अभी मैं आपको, तो मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, कराची में ट्रैफिक माफिया आपके सामने है, पार्किंग माफिया आपके सामने है, पथारे माफिया। अच्छा तो पटेल पारा नज़र नहीं आता है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, जो पूरा ब्लॉक है, ये टेररिज्म से कम है? तारिक रोड आधा घेरे में टेररिज्म से कम है? वहाँ नज़र नहीं जाती। अच्छा ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है मुख्तलिफ चैनल पे कि वज़ीर आला सिंध को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। किस हद तक ये खबर दुरुस्त है तो अभी कंफर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अगर ये खबर है तो फिर ये तो डिज़ास्टर है। क्या क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए सवाल ये है कि सिंध, मैं फिर आपसे कहूँगा, बिलावल पहुँचे हुए इस्लामाबाद, उन्होंने ये भी कहा है कि 5 से 6 दिन बल्कि 15 दिन वो क़याम करेंगे, मुख्तलिफ़ सफारतकारों से मिलेंगे और लोगों से मिलेंगे। हो सकता है कि जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी वो ये होगी कि अब्बा से आप कहिए वहीं रहें, वहाँ से जी चाहें तो लंदन चले जाएं, और फूफी जान से भी फूफी से भी कहिए कि आप तशरीफ़ ले जाएं और इनको फ़ारिग करके कोई यंग आदमी लाइए। हो सकता है ये अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगर होगी तो फिर मैं कह रहा हूँ उससे पीपल्स पार्टी को धचका नहीं लगेगा, बल्कि ये एक अच्छी अलामत है कि इस तरह नई क़यादत आ जाएगी, नए लोग आ जाएंगे। नहीं, इसमें ये बात तो है ना कि अगर ये बड़ी ख़बर है और ये कंफर्म अगर होती है, अभी तो स्लाइड चल रही है, हम इस पर डिस्कशन उस एंगल पर तो नहीं कर सकते कि इस तरह का एक वाक़या हो गया, लेकिन बिलफर्ज अगर ऐसा हो गया है तो ये पीपल्स पार्टी में तो पूरा ऊपर से नीचे तक का स्ट्रक्चर गालिबन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि पंजाब के जो सदर हैं मंजूर भट्टो साहब, उनको भी हटाए जाने की खबर है, तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का। क्या कर रहे हैं आपके ख्याल में जनाब अफजल बलोच साहब? देखिए वक्तन फ़वक्तन खुद, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को बड़ी क्लोज मेरी ऑब्जर्वेशन वॉच करता रहता हूँ, वक्तन फ़वक्तन इस किस्म की खबरें चलती कि सैयद कायम अली शाह साहब को हटा दिया गया है, और थोड़ी देर के बाद क्लियरिफिकेशन आती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो जो नाराज़ एलिमेंट जो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लॉबी है, उनके तरफ से भी इस किस्म की फ़ीडबैक जर्नलिस्टों को दी जाती है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से कि वो खबरें तस्दीक किए बगैर चला देती हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, काउंटर चेक करें तो पता चला कि इसके जब तक कि ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई तब्दीली, और इस वक्त तब्दीली करने की कोई ग्राउंड बनती नहीं है। उनकी सेहत माशाल्लाह ठीक है, इतनी दराजी उम्र के बावजूद भी अच्छी तरह से परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनको हटाने की इस वक्त ज़रूरत मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी को खबर अगर आएगी तो खबर आएगी तो कंफर्म होगी, उसके बाद उसके ऊपर हतमी तौर पे बात तो कर नहीं सकते, हतमी तौर पे हमें करना भी नहीं चाहिए। उसूली तौर पे कि अगर ये सिर्फ एक स्लाइड चल रही है और 1-2 चैनलों पे चल रही है, लेट इट बी कंफर्म, वो फिर हम। और मैं इसको ऐड भी अच्छा, मैं अगर निसार मोराई के ऊपर दोबारा आऊँ, मैं ये जो नदीम डोगर ने बात की, और मैं उसी बात को थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये इस तरह है कि निसार मोराई साहब को कहाँ से गिरफ़्तार किया ये भी मालूम नहीं है, और गिरफ़्तार भी किया है नहीं किया ये भी अभी कंफर्म नहीं हो रहा। एक तासुर अब जो उज़ैर बलोच हैं उनकी गिरफ़्तारी के बाद ये बन रहा था कि वो जो कुछ कह रहे हैं अब इस तरह का एक तासुर है कि वो
वादा माफ गवाह के हवाले से कोई बात हो रही है, इसी तरह का कोई तासुर आप देख रहे हैं यहाँ निसार मोरई? मैं नहीं समझता कि निसार मोरई उस कैलिबर पे जा सकते हैं, इतना बड़ा मामला नहीं होगा, लेकिन ये कि करप्शन के हवाले से उस पर हो सकते हैं। बाकी जो पोस्टर उज़ैर बलोच के हवाले से दिया गया है उस कैटेगरी में नहीं आती ये। अच्छा, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी में और डॉक्टर निसार मोरई की गिरफ्तारी में? डॉक्टर निसार मोरई बिल्कुल डिफरेंट आदमी, वो एक ब्यूरोक्रेट है, एक मुलाजिम है, एक बाकायदगी से ऊपर जाते जाते। उज़ैर बलोच एक गैंगस्टर है, एक पार्टी रन कर रहा, वहाँ के लोगों को, जिसको हम कहते हैं कि पूरा एक गैंग था और पूरा टेररिज्म था, तो उन दोनों को। अच्छा, अब इस पे मैं कहूँ, गिरफ्तारी पे आपने कहा, देखिए शायद आपको भी याद होगा और हमें भी याद है, ऑलमोस्ट 8-9 महीना पुरानी बात है कि खबर आई कि हमाद सिद्दीकी और एक साहब और पता नहीं कौन और उज़ैर बलोच को दुबई से गिरफ़्तार करके लाया गया। ये खबरें गश्त करती रही, हमने बल्कि कह भी दिया कि भी अब अचानक पता चला कि वो तो फला जगह पकड़े गए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चूँकि पूरा मुल्क सिविल से बिल्कुल अलग चल रहा है और सिस्टम नहीं होने की वजह से आपकी खबरें भी 90% मख्फी होती। मैं ये कह रहा हूँ निसार मोरई कहीं से भी पकड़ेगा, आप बताएं कि भी उन्हें लंदन से लाया गया, पकड़ के लाया गया, या कराची में गिरफ्तार। उज़ैर बलोच को भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया। अच्छा, उज़ैर बलोच के बारे के साथ कहा गया कि हमाद सिद्दीकी को भी, अब हमाद सिद्दीकी का अभी तक नाम नहीं है, सुना यह है कि उनको भी छोड़ के मुस्तफ़ा कमाल के साथ लाया जाएगा ताकि एक नई टीम। मैं फिर ये कह रहा हूँ, साजिशों से साजिशें ख़त्म नहीं होंगी, करप्शन से करप्शन ख़त्म नहीं होगा और टेररिज्म से टेररिज्म ख़त्म नहीं। ये फ़लसफ़ा सीधा सा है, आपको कलम कागज़ पे भरोसा करना होगा, अपनी पूरी सिस्टम को तब्दील करना होगा। अगर तो कायदे आज़म के उसूलों पे हम चल रहे हैं, और अगर जनरल अकबर के उसूलों पे चल रहे हैं कि भाई मार दो, धाड़ दो, जो जी चाहे करो, ताकत सबसे, जो जी चाहे करो। सिस्टम, बार बार ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम को अफजल बलोच साहब, क्या इस तरह की गिरफ्तारियों से, क्या इस तरह की पूरे सिनेरियो बदलने से, पॉलिटिकल चलिए स्ट्रक्चर आप तब्दील भी कर दीजिए, क्या सिस्टम नहीं बदलेगा तो हालात बदल सकते हैं, कभी चेंज आ सकती है? देखिए, सिस्टम को आप कैसे बदलेंगे, पहली बात तो ये है। आप क्या 2 साल में सिस्टम चेंज कर देंगे? नहीं, कम से कम 15 से 20 साल। 15 से 20 साल आपको चाहिए। टाइम लेना पड़ेगा। जो जनरल ज़िया ने बीज इस मुल्क में बोया है, उसे ख़त्म करने के लिए आपने मैसेज तो दे दिए, 2-4 को हैंग करके, पकड़ के, दकड़ के, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चला के। क्या ये परमानेंट ये सिस्टम रहेगा? क्या इस आर्मी जनरल साहब के जाने के बाद दूसरे जो साहब आएंगे वो इसी सिस्टम को, पॉलिसी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेंज होता है तो सिस्टम उसी को फॉलो करता है। उससे पहले कोई इनके खिलाफ, तालिबान के खिलाफ एक्टिविटी नहीं हो रही थी तो शहरों में रोज़ाना धमाके हो रहे थे। अब क्रैक डाउन शुरू हो गया, ये निकल के इधर उधर भाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कि अब टोन डाउन हो गया। लेकिन सवाल ये, सिस्टम कैसे चेंज होगा? क्या 2 दिन में चेंज होगा? नहीं होगा, 15 साल 20 साल चाहिए निज़ाम को बदलने के लिए, बुनियाद को बना, एक जनरेशन पूरी चाहिए और उसके लिए ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपको तय करना होगा। तो ये मुझे बता दिए ना कि ये ऑनेस्टी तो फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रही, ये तजर्बा। तो फिर हम उम्मीद लगाए बैठे रहें कि सिस्टम चेंज होगा, क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान में हर आदमी बेईमान, ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में आज भी मेजॉरिटी अच्छी है। अच्छा, और ये मेरा नहीं, अल्लाह मियाँ का निज़ाम है कि ज़्यादा लोग कभी बुरे नहीं, बुरे कम ही लोग। सवाल ये है कि उन अच्छे लोगों को आगे कैसे लाया जाए, ये सारा इशू है। उसके लिए आपको सिस्टम करना होगा। नंबर 1 कि जो डेमोक्रेसी आपने शुरू की उसको कंटिन्यू करें। नंबर 2 ये है कि चेक एंड बैलेंस करें। नंबर 3 ये है कि आबादी के तबादले पे कंट्रोल करें। नंबर 4, छोटी सी बात बता, देखिए इसमें तो कोई बहुत बड़ा तीर मारने की बात नहीं है। मैं न्यूयॉर्क में भी 10 साल रहा हूँ, लंदन में भी रहा हूँ, फ्रांस में, पेरिस में, हर जगह रह चुका हूँ। 200 साल पुरानी इमारत भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने उठा के परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में MQM ने और सारे लोगों ने मिलकर सारे आपने रहायशी को कमर्शियल कर दिया। इससे बड़ा लैंड माफिया क्या हो सकता है कि क्लिफ्टन का एक घर जो 20 लाख का था वो 25 करोड़ का हो गया एक ही रात में। दैट इज़ करप्शन। आप उसको ख़त्म कर दें आज, एक बात। दूसरी बात, आप तय कर दें कि कराची में रेंजर्स हैं, मैं उनसे बार बार DG रेंजर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये तो आपके बस में है कि आप ऐलान कर दें कि फुटपाथ हम क्लीन देखना चाहते हैं, नो मैटर पथारे कहाँ जा रहे हैं, लोग भाग जाएंगे। नहीं, आप वो भी नहीं करते क्योंकि थाना इन्वॉल्व है। तीसरी बात, आप कहते हैं कि भाई पार्किंग हम नहीं। अच्छा, मैं फिर आपसे करूँ, मैं वो बातें करता हूँ जो छोटी है, बड़ी नहीं, बड़ी करने। अच्छा ठीक है, वो तो ये लंबी बहस है, फिर इसके लिए डिबेट हम दूसरी कर सकते हैं, दूसरे मौजू पे कर सकते हैं। अफजल बलोच, ये बताइए कि विक्टिमाइज हो रहे हैं हम, बार बार पीपल्स पार्टी ये कहती है, पीपल्स पार्टी से शिकवा है MQM को, MQM कहती है पीपल्स पार्टी हमें विक्टिमाइज कर रही है, पीपल्स पार्टी कहती है कि वफाक हमें या एजेंसीज हमें कानून नाफिज करने वाले विक्टिमाइज करें। किस हद तक ये बात सही है? जब आप उनको मौका ना दें,
मौका क्यों देते आप इनको? ये बात उनको मौका क्यों देते हैं? इसी उज़ैर बलोच की मैं मिसाल दे दूँ। जब जफ़र बलोच को मर्डर किया गया लियारी में, उसके तीसरे रोज़ फातिहा ख्वानी करने वो मस्कत से आए, वापस चले गए, कौन ले गया उनको? सिस्टम को मतलब सवाल ये पैदा होता है। मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ कि विक्टिमाइज हो रहे हैं, किस हद तक ये बात दुरुस्त है पीपल्स पार्टी की कि हम विक्टिमाइज हो रहे हैं? और अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो कुछ ऐसा लगता भी है, ऐसा तासुर उभरता है कि विक्टिमाइज, जैसे कि ये बार बार कह रहे हैं कि बात की ना कि इसलिए विक्टिमाइज हो रहे हैं कि आप हैं। देखिए ना, मैं इसलिए डर रहा हूँ कि मैं चोर हूँ, इसलिए विक्टिमाइज। अगर मैं चोर नहीं हूँ तो मैं कह रहा हूँ, अगर पकड़ के भी ले जा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ भाई आपकी मर्जी ले जाएं, लेकिन मैं क्लीन हूँ। पीपुल्स, देखिए हो क्या रहा, करप्शन पॉलिटिकल पार्टीज को पिछले 40 साल 1958-60 के बाद बाकायदा मैन्युफैक्चर करके करप्ट किया गया है, इसीलिए ताकि वो कोई काम ना कर सके। मैं इस पे बड़ी, एक सेकंड में लूँगा आपके, इस पे बड़ी बहस हुई कि हमारे एक आम, आपने देखा होगा आम आदमी कहता है हमारे यहाँ के सियासतदान बड़े करप्ट हैं। अबे भाई कैसे तुमने ये बात जानी? मैंने एक साहब प्रोग्राम में एक साहब ने कहा, मैंने कहा कायदे आज़म करप्ट थे? बोले नहीं। लियाकत करप्ट थे? नहीं। निश्तर करप्ट थे? नहीं। फजल हक करप्ट थे? नहीं। नाजमुद्दीन करप्ट थे? नहीं। सहरवर्दी करप्ट थे? नहीं। फुरजना वो नहीं, ये तो एक लंबी, अच्छा तो सवाल ये कि ठीक है ना, हम तो आज के सिनेरियो में बात करते हैं ना। अगर हम पूरी हिस्ट्री निकाल के बैठ जाएंगे और उसके ऊपर डिबेट करेंगे तो वो तो लंबा हमें टाइम चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सिस्टम, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती है कि हम विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो क्या इसमें थोड़ी सी भी रियलिटी नहीं है? बिल्कुल रियलिटी, 100% रियलिटी है, 100% रियलिटी है। इसलिए कि फिर देखिए ना, आप सर पे बात कर रहे हो, मैं पैर की बात कर रहा हूँ कि भाई ज़मीन होगी तो चलेंगे ना। आप कह रहे हैं यार चल ही नहीं रहा, भाई पानी पे आपने खड़ा किया हुआ उसको, और आप मुस्तकिल कह रहे हैं देखिए कैसा गधा है खड़ा हुआ है। अब भाई वो हिल रहा है वहाँ, आप पूरे सिस्टम को शेक कर रहे हैं। एक बात आप बताइए, ज़ियाउल हक साहब ने इस मुल्क में दहशतगर्दी लाई, उस वक्त आप तारीफ करते थे या नहीं करते थे ना, कि यह बड़ा आदमी जिहाद हो रहा। परवेज़ मुशर्रफ आए, हर आदमी बिल्कुल उसकी तारीफ में सजदे में चला गया के साथ। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो कहता कि भाई आप लोगों को बेच के पैसे कमा रहे हैं, खुदा के लिए रहम कीजिए। जब मैं अपने प्रोग्राम में फिर यही बात की, मैंने कहा भाई ज़ियाउल हक साहब ने दहशतगर्दी लाई, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने परवान चढ़ाया, हम बेकसूर हैं। राही शरीफ साहब ख़त्म कर रहे हैं, हम बेकसूर हैं। हम ना उस वक्त खड़े थे ना आज खड़े, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं भाई? आप सियासतदानों को क्यों पकड़ रहे हैं? अच्छा ठीक है, अफजल बलोच, वे आउट कोई नज़र आता है आपको इस सारी सूरत हाल में, कि जब अगर कोई पीपल्स पार्टी है या कोई भी पार्टी है, उसके अवाम में रूट्स होते हैं, और अवाम में रूट्स का मतलब है लोग उन्हें वोट देते हैं। मैं और आप बैठकर यहाँ फैसला नहीं कर सकते कि वो गलत करते हैं या सही करते हैं, लोगों का राइट है कि लोग वोट देते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि जब लोगों ने वोट दे दिया और वो पार्टी उन लोगों को ये बताएगी कि हम विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो बेचैनी नहीं फैलेगी आपके ख्याल में? बिल्कुल फैलेगी बेचैनी। देखो ना, इस वक्त तो मैं इस बात को इस तरह से आगे बढ़ाता हूँ, देखिए ना, बेचैनी यकीनी फैलेगी, वोटर्स उनकी डिस्टर्ब होंगे। लेकिन अब तो पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सिस्टम दूसरे तरीके से आ रहा है। अब वो वोट भी जो है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बात फिर जाएगी कहाँ, एंड क्या होगा उसका? अगर एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके रूट्स हैं, वो वोट लेकर आती है, अवाम में उसकी एक मकबूलियत है, पहचान है, एक पसंदीदगी है, आप अगर उसको विक्टिमाइज करते हैं, वो अपने वोटर से जाके कहती है हम विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आप देखेंगे? अनार्की, बेचैनी, कंफ्यूजन। और साथ में मैं इन पीपल्स पार्टी की भी लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि देखो ना, कुल्लम कुल्ला हर चीज़ कर रहे हैं, एक्सपोजर सोसाइटी में इनकी इतनी है, छोटे छोटे मामलों में घुसे हुए। सिंध में और पंजाब में फ़र्क ये नज़र आएगा कि सिंध के जो अनऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, हर मामले पॉलिटिकल क्राइम्स अनऑर्गेनाइज्ड, और वो चोरी चकारी अनऑर्गेनाइज्ड, छोटे छोटे लोगों को आप ला रहे हैं। पंजाब में इसकी बनिस्बत ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं। इसाक डार को कोई नहीं पकड़ सकता। LNG का जो ये सवाल इनसे किया था कि उनको सलीका आता है, इसका मतलब लिक्विड नेचुरल गैस की जो इंपोर्ट हो रही कतर से, उसमें उनको करप्शन कहीं से आप नहीं पकड़ेंगे। ये 10 साल के बाद निकलेगा, 5 साल के बाद निकलेगा। जिस आदमी ने खुद लिख के दिए कि मैंने जो है वो करप्शन की है, 40 आपके मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, 40 पेज पे लिख के दिया है कि मैंने वो की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसको आप बना रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब नेब पंजाब चला जाता है तो वहाँ एक हंगामा शुरू हो जाता है, नेब के पर काटने की बात होती है, कभी कहते हैं नाखून काटने। फाइनल वर्ड्स वक्त खत्म हो गया। हाँ। क्या कहते हैं आप? ये कह रहे हैं कि ये मतलब पूरा सिस्टम ही ऐसा है, आप भी वही बात शुरू से कह रहे हैं। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं लास्ट वर्ड के तौर पे कि ये सिस्टम को आप बदलने की कोशिश क्या वफाक से शुरू करें, सिंध से शुरू करें, एजेंसी से शुरू करें, कहाँ से करें?
इसका सिर्फ आसान तरीक़ा ये है कि इलेक्शन हर हाल में कंटिन्यू रखें, 5 की जगह 4 साल पे कर दें, और दूसरी बात यह है कि हर डिपार्टमेंट को मुकम्मल आज़ाद कर दें। इसके अलावा कोई तरीक़ा कोई किसी के कंट्रोल में ना हो। यहीं से रिवर्स गियर में जब चलेगा तो आप नॉर्मल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब अफजल बलोच साहब, जनाब खालिद फातमी साहब। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप तक पहुँच गई। कोशिश हमने की इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करें। इंशाअल्लाह अगले वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।